नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक चोर की कहानी है। उसके जीवन की व्यथा है। कहानी बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही सूझबूझ और ज्ञानमयी कहानी है। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। माघ की रात थी, तालाब का किनारा, सूखा हुआ पानी था, सड़ती हुई ठंड थी, कोहरे में सब कुछ ढका हुआ था। तालाब के किनारे बबूल, नीम, आम और जामुन के कई छोटे छोटे पेड़ थे और पेड़ों का एक बाग बना हुआ था। सब पेड़ सर झुकाए खड़े थे क्योंकि पेड़ों के बीच की जमीन कुछ आकाश से फैलाव से ढकी हुई थी। उसके ऊपर ओस की जलधारा चल रही थी। उसके पास गन्ने का एक खेत था। गन्ना आधा कटा हुआ था, उसकी पत्तियां कुछ सूखी हुई थी। रात के सन्नाटे में साय साय की आवाज आ रही थी। रात के 2 बज गए थे। पास की अमराइयों में चिड़ियों ने पंख फटकारे, पर रात के सन्नाटे के अजगर ने अपनी बर्फीली सांस की एक फुफकार से इन सब ध्वनियों को अपने पेट में डाल लिया था। तभी जैसे गन्ने के सुनसान घने खेतों से अकस्मात बड़े जोरों का शोर मचा। चोर चोर चोर। गांव की ओर से लगभग 25 आवाजें हवा में गूंज रही थी। चोर चोर, चारों ओर से घेर लो, जाने न पाए। ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया होगा। एक व्यक्ति बोला, बगंती के खेत की तरफ देखना। हाँ, गन्ने वाला खेत। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। देखते देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग को और उससे मिले हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेनों की रोशनी में एक एक झाड़ी की तलाशी ले जाने लगी। सब लोग बोल रहे थे, कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी एक आदमी ने टार्च की रोशनी फेंकनी शुरू की। बगंती के खेत में उसने कुछ गन्नों को हिलते देखा। फिर वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक जा पहुंचा। 2-3 कोमल गन्ने जमीन पर झुके पड़े थे। उसी की सीध में कुछ गन्ने ऐसे भी थे जिन पर से पाले की बूंदें नीचे ढुलक रही थी। टार्च की रोशनी में और पौधे के सामने एक कुछ अधिक हरे दिखाई पड़ रहे थे। टार्च की रोशनी को खेत की गहराइयों में फेंकते हुए उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों, होशियार, चोर इसी खेत में छिपा हुआ है। चारों ओर से घेर लो, जाने न पाए। फिर शोर मचा और लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उस आदमी ने मुंह पर दोनों हाथ लगाकर जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वह बार बार इसी बात को कई प्रकार से आतंक भरी आवाज में कहता रहा। भीड़ में खड़े एक अधवयसुद किसान ने अपने पास वाले साथी से कहा, न रहना है भाई, कलकत्ता कमाकर जब से लौटा हूँ, बड़ा होशियार हो गया हूँ। उसके साथी ने कहा, बड़े बड़े साहबों से रफ्त जब्त रखता है, कलकत्ते में इसके ठाठ है, मैं तो देखाया हूँ, लड़का समझदार है, जान कैसे लिया कि चोर खेत में है। तभी किसी ने कहा, यह चुट्टा खेत से नहीं निकलता तो खेत में आग लगा दो, तभी बाहर आवेगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच में दिया सलाई भी निकाल दी। बगंती ने आकर नारायण और नारायणा से हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना न जलवाओ, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरकीब निकालो। नारायण ने कहा, देखते जाओ भगंती काका, खेत का गन्ना जलेगा नहीं, पर कहा यही जाएगा। उसने तेजी से चारों ओर घूमकर कुछ लोगों से बातें की और खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, उनके छोटे छोटे ढेरों में आग लगा दी।
बहुत से लोग आग तापने के लिए और भी नजदीक सिमट आए। सब तरह का शोर मचता रहा। खेत के बीच में गन्ने के कुछ पेड़ हिल रहे थे। नारायण ने उत्साह से कहा, शाबाश, इसी तरफ चले आओ। पास खड़े हुए बगंती से उसने कहा, चोर आ रहा है, 10-15 आदमियों को इधर बुला लो। चारों ओर से उठने वाली आवाजें शांत हो गईं। लोगों ने गर्दन उठा उठाकर खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकलने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास खड़ा हो गया। साथ चोर को अपने पैरों से लिपटा हुआ देखकर वह उछलकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप छू लिया हो। एक बार फिर शोर मचा, चोर चोर। चोर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। न जाने आसपास खड़े लोगों को क्या हुआ कि 3-4 आदमी उछलकर चोर के पास पहुंच गए और उसे लात मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। पर उसे ज्यादा मार नहीं खानी पड़ी। मारने वालों के साथ ही नारायण भी उसके पास पहुंच गया। उनको इधर उधर ढकेल कर वह चोर के पास खड़ा हो गया और बोला, भाई लोग, यह बेजुबान है। हमने वादा किया है कि मारपीट नहीं होगी। यह शरणागत है, इसे मारा न जाएगा। एक बुढ़े ने दूर से कहा, चुट्टे को मारा न जाएगा तो क्या पूजा जाएगा? पर नारायण ने कहा, अब चाहे जो जी हो, इसे पुलिस के हाथों में देकर अपना काम पूरा हो जाएगा। मारपीट से कोई मतलब नहीं है। लोग चारों ओर से चोर के पास सिमट आए थे। नारायण ने टार्च की रोशनी उस पर फेंकते हुए कहा, क्यों जी, माल कहाँ है? पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा, दुबला पतला आदमी था। नंगे पैर, कमर के घुटनों तक एक मैला सा अंगोछा बांधे हुए, जिस्म पर एक पुरानी खाकी कमीज थी। कानों पर एक मटमैले कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। उम्र लगभग 50 साल की हो गई थी। दाढ़ी बढ़ रही थी, बाल सफेद हो चले थे। जाड़े के मारे वह कांप रहा था और दांत बज रहे थे। उसका मुंह चौकोर सा था। आंखों के पास झुर्रियां पड़ी हुई थी। दांत मजबूत थे। मुंह को वह कुछ इस प्रकार खोले हुए था कि लगता था कि मुस्कुरा रहा है। उसे कुछ जवाब न देते देख कुछ लोग उससे फिर मारने के लिए बढ़े, परंतु नारायण ने उन्हें रोक लिया। उसने अपना सवाल फिर दोहराया, माल कहाँ है? लगा कि उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। उसने हाथ जोड़कर खेत की ओर इशारा किया। इस बार नारायण को गुस्सा आ गया। अपनी टार्च उसकी पीठ पर पटक कर उसने डरकर कहा, माल ले आओ। 2 आदमी लालटेन लिए हुए चोर के साथ खेत के अंदर घुस पड़े। थोड़ी देर के बाद जब वे बाहर आए तो चोर के हाथ में एक मटमैली पोटली थी। पोटली लाकर उसने नारायण के पैरों के पास रख दी। नारायण ने कहा, खोलो इसे, क्या क्या चुरा रखा है? उसने धीरे धीरे थके हाथों से पोटली खोली। उसमें एक पुरानी गीली धोती, लगभग 2 सेर चने और एक पीतल का लोटा था। भीड़ में एक आदमी ने सामने आकर चोर की पीठ पर लात मारी, कुछ गालियां दी और कहा, यह सब मेरा माल है। लोग चारों ओर से चोर के ऊपर झुकाए थे। वह नारायण के पैरों के पास चने लोटे और धोती को लिए सर झुकाए बैठा हुआ था। सर्दी के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे और हाथ हिल रहे थे। नारायण ने कहा, इसे इसी धोती में बांध लो और थाने चलो। 2-3 लोगों ने चोर की कमर धोती से बांध ली और उसका दूसरा सिरा पकड़कर चलने को तैयार हो गए। चोर के खड़े होते ही किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और गालियां देते हुए कहा,
अपना पता बता वरना जान ले ली जाएगी। चोर जमीन पर सर लटका कर बैठ गया, कुछ नहीं बोला। तब नारायण ने कहा, क्यों उसके पीछे पड़े हो भाइयों? चोर भी आदमी ही है, इसे थाने लिए चलते हैं, वहाँ सब कुछ बता देगा। किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। नारायण ने घूमकर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूँ, यह किसकी सामत आई है? दो एक लोग हंसने लगे, बात आई और चली गई। वे गांव के पास आ गए, तब रात के 4 बज रहे थे। चोर की कमर धोती से बांधकर उसका एक छोर पकड़कर दीना चौकीदार थाने चला। साथ में नारायण और गांव के 2 आदमी और भी चले। चारों में पहले वाला बुढ़ा किसान रास्ता काटने के लिए कहानियां सुनाता जा रहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वामन ने हमारे राज्य में सोने की थाली चुराई है, उसे क्या दंड दिया जाएगा? तो विदुर बोले कि महाराज, वामन को दंड नहीं दिया जाता है। तो राजा बोले कि इसने चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तो विदुर ने कहा कि महाराज, इसे राजा बलि के पास इंसाफ के लिए भेज दो। जब राजा बलि ने वामन को देखा तो उसे आसन पर बैठा लिया। चौकीदार ने बात काटकर कहा, चोर को आसन पर बैठा लिया, यह कैसे? बुढ़ा बोला, क्या चोर क्या सा, आदमी आदमी की बात है। राजा ने उसे आसन दिया और पूरा हाल पूछा कि आपने चोरी क्यों की? तो वामन बोला कि चोरी पेट के खातिर की। चौकीदार ने पूछा, तब क्या? बुढ़ा बोला, राजा बलि ने कहा कि राजा युधिष्ठिर को चाहिए कि वे खुद दंड ले, वामन को दंड नहीं होगा। जिस राजा के राज्य में पेट की खातिर चोरी करनी पड़े, वह राजा 2 कौड़ी का राजा है, उसे दंड मिलना चाहिए। राजा बलि ने उठकर कहा। चौकीदार जी खोलकर हंसा, बोला, वाह रे बाबा, क्या इंसाफ बताया है राजा बलि का। राजा विक्रमादित्य को मात कर दिया। वे हंसते हुए चलते रहे। चोर भी अपनी पोटली को दबाए पंजों के बल उचकता सा आगे बढ़ता गया। पूरब की ओर घने काले बादलों के बीच से रोशनी का कुछ आभास फूटा। चौकीदार ने धोती का छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यहीं महुए के पेड़ के नीचे रुक जाओ, मैं दिशा मैदान से वापस लौटता हूँ। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बुढ़े ने कहा, ठीक तो है नारायण भैया, यही तुम इसे पकड़े बैठे रहो, हम लोग भी निपटा में। वे चले गए। नारायण थोड़ी देर चोर के साथ महुए के नीचे बैठा रहा, फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो? दया की भीख सी मांगते हुए चोर ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। नारायण ने फिर धीरे से कहा, हम सचमुच मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने नारायण की ओर फिर देखा, देखता ही रह गया। पर इस सूचना पर नारायण जिस आश्चर्य भरी निगाह की उम्मीद कर रहा था, वह उसे न मिली। बड़ी हुई दाढ़ी वाला एक दुबला पतला चौकोर चेहरा उससे दया की भीख मांग रहा था। नारायण ने धीरे से रुक रुक कर कहा, कलकत्ते के शाह मकसूद का नाम सुना है? उसी के गोल का आदमी हूँ। जैसे किसी को किसी अनजान जाल में फंसाया जा रहा हो, चोर ने उसी तरह बधी हुई निगाह से उसे फिर देखा। नारायण ने फिर कहा, कलकत्ते के बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से थर्राते हैं। मेरी शक्ल देखकर तिजोरियों के ताले खुल जाते हैं, रोशनदान टूट जाते हैं। वह कुछ और कहता, लगातार बातें करने का लालच उसकी रग रग में समा गया था।
अपनी तारीफ में वह बहुत कुछ कहता था, परंतु चोर की आंखों में न आनंद झलका, न स्नेह दिखाई दिया, न उसकी आंखों में प्रसन्नता की किरण फूटी, न उनमें आतंक की छाया पड़ी। वह चुपचाप नारायण की ओर देखता रहा। सहसा नारायण ने गुस्से में भरकर उसकी देह को बड़े जोर से झकझोरा और जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, सुन बे, चोरों की बेइज्जती न करा। चोरी ही करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर, कुत्ते बिल्ली बंदरों की तरह रोटी का एक एक टुकड़ा मत चुरा। सुन रहा है बे? मालूम पड़ा कि वह सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का उतार चढ़ाव दिखाई पड़ने लगा। नारायण ने कहा, यह शेर, आधे शेर चने और यह लोटा चुराते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? यही करना है तो कलकत्ते क्यों नहीं आता है? न जाने क्यों चोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होंठ इतना फैले हुए थे कि लग रहा था वह हंस पड़ेगा, परंतु आंसू बहते जा रहे थे। वह अपने पेट पर दोनों हाथों से मुक्के मारने लगा। आंसुओं का वेग और बढ़ गया। नारायण ने बात करनी बंद कर दी। कुछ देर तक रुककर कहा, भाग जो, कोई कुछ न कहेगा। अब तू दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचाऊंगा। जब तू दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचाऊंगा। जब इस पर भी चोर ने कुछ जवाब न दिया तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर कुछ रुककर उसने कहा, बहरा है क्या बे? फिर भी चोर ने कुछ न कहा। नारायण ने उसे बांधने वाली धोती का छोर उसकी ओर फेंका, उसे ढकेल कर दूर किया और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, परंतु चोर न भागा। थका सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते हुए दिखाई पड़े। नारायण ने गंभीरता पूर्वक उठकर चोर को जकड़ने वाली धोती पकड़ ली, उसे हिला डुला कर खड़ा किया। एक एक करके वे सब लोग आ गए। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया? पर मुंह देखते ही वह फिर बोला, अजब जानवर है, चेहरा तो देखो लगता है हंस पड़ेगा। दिन के उजाले में सबने देखा कि उसका चेहरा सचमुच ऐसा ही है। छोटी छोटी सूजी हुई आंखों और बढ़ी हुई दाढ़ी के बावजूद चकोर चेहरे में फैला हुआ मुंह लगता था हंसने ही वाला है। थाना मुंशी ने पूछा, क्या नाम है? चोर ने पहले की तरह हाथ जोड़ दिए। तब उसने उसके मुंह पर दो तमाचे मारकर अपना सवाल दोहरा दिया। चोर का मुंह कुछ और फैल गया। उसने दो चार तमाचे फिर मारे। इस बार उसकी चीख से सब चौंक पड़े। मुंह जितना फैल सकता था उतना फैलाकर चोर बड़ी जोर से रोया। लगा कोई सियार अकेले में चांद की ओर देखकर बड़ी जोर से चीख उठा है। मुंशी ने उदासीन भाव से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चने लोटे और धोती को दिखाकर कहा, यह है। न जाने क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े रहे। चोर अब छिसक रहा था। सहसा एक सिपाही ने अपनी कोठरी से निकलकर कहा, मुंशी जी, यह तो 5 बार का सजाया हुआ है। इसके लिए न जेल में जगह है न बाहर है। घूम फिराकर यह फिर यहीं आ जाता है। मुंशी ने कहा, कुछ अधपगला सा है क्या? सिपाही ने मुंशी के सवाल का जवाब स्वीकार में सिर हिलाकर दिया। फिर पास आकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों होंगे, फिर आएंगे? कितने दिन के लिए जाओगे? 6 महीने की, साल भर? चोर सिसक रहा था और उसकी आंखों में भय, विस्मय और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। सिपाही की ओर वह बार बार
हाथ जोड़कर झुकने लगा जैसे पुराना परिचित हो। चौकीदार ने साथ के बुढ़े को कोहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है, समझ गए बली महाराज। पर कोई भी न हंसा। दरअसल बात यह थी कि चोर का कोई भी न था। वह जानबूझकर चोरी करता था और पकड़ा जाता था। उसी बहाने जेल में आकर अपना कुछ समय व्यतीत करता था। न उसके पास घर था, न रहने का ठिकाना था, न खाने पीने का प्रबंधन था, परंतु जेल में आने पर उसे सब प्रकार की सुविधाएं मिल जाती थीं। रहने का आश्रय मिलता था, खाने को रोटी मिलती थी। बस चोर इसी कारण थोड़ी मोड़ी चीजें चोरी करता था और बार बार पकड़ा जाता था।